हेलो बच्चों। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व किया था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें की थी, अलग अलग उसकी डेफिनेशन और उसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in the gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point। मतलब पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से, हमने कहा ये इसका इनफाइनाइट है, और यहाँ पे एक मास लिया m, इसे फील्ड में लाने में, इस मास m को फील्ड में लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा, फील्ड में किसी पॉइंट p पे लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? अगर इसी मास की वैल्यू को मैं 1 kg कर दूं, देखिए, यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, अगर यूनिट मास को हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी पे लाते हैं, देन जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने कहा ये मान लिया पॉइंट हमारा वो है, और इसका मास, हम मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है एम, और इस मास जिसकी वैल्यू 1 kg है, इसे इनफाइनाइट से फील्ड में लेकर आ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला v के लिए क्या है? v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास। डेफिनेशन आप यहां से भी दे सकते हो, द वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, मीन्स इनफाइनाइट से फील्ड में लाने में किसी यूनिट मास को आप बिल्कुल सीधे सीधे भी कह सकते हैं, द वर्क डन in bringing a unit mass from infinite to that point in the field is known as gravitation potential। मीन जितना भी यूनिट केजी ऑफ मास को इनफाइनाइट में फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज। अब आपने ये वर्क डन फाइंड किया है एम मास के लिए, आपने ये वर्क डन फाइंड कर रखा है पहले से एम मास के लिए। क्या था वो? W इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन 1 में, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर, और अगर आपको याद हो तो ये वर्क डन निगेटिव आया था, देयरफॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर। मीन्स इस पॉइंट पे अर्थ की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो आर पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स यहाँ से आप कह सकते हो v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका भी वेरिएशन हम शो कर सकते हैं। देखिए, मैं इसका भी वेरिएशन आपको दिखाता हूँ। हमने कहा ये साइड है आपका v, और ये साइड है आपका r।
ठीक है, इससे आर वेरी कर रहा है। और एक पॉइंट हमने ले लिया, ये है ओरिजिन, और ये मान लिया ये है रेडियस ऑफ आर्क। अब अगर हम बात करते हैं एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो जो v की वैल्यू बनेगी माइनस जी एम ई अपॉन आर। अब देखो ये पूरा का पूरा आर मीन्स आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। मैंने माना इसका जो रेडियस है वो आर ई है। अब अगर हम बात करें इस क्वांटिटी की, तो जी आपका कांस्टेंट, एम ई आपका कांस्टेंट, आर ई आपका कांस्टेंट, मीन्स ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट। इसका मतलब आर ई पे जो इसका बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसके बाद इसका नेचर कैसा होगा, वन अपॉन आर की तरीके से। ये हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। और ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे जो v की वैल्यू होगी वो माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। ठीक है, इस तरीके से हम पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके डायमेंशन को भी निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू की डायमेंशन आपको पता है, वर्क डन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, आपको इसकी डायमेंशन मिली एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमें मिल रहा है, नोट। हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, ये होता है। अब इसमें देखिए, इसमें जी एम ई अपॉन आर, इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो आप कह सकते हो U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर, इसे ब्रैकेट में लिया, इंटू एम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप कह सकते हो U जी पी ई, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जी पी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसके लिए एक और फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब अगली बात आती है इसकी इंटेंसिटी और इसके बीच का रिलेशन। हम अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन है, उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, कितना स्लोप आ रहा है। ठीक है, अगर स्लोप विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर मैं बात करता हूं कि हमारा पोटेंशियल इस साइड है ये, और इस साइड है लेंथ आर, तो एक स्लोप मिलेगा हमें, वो स्लोप हमेशा निगेटिव होता है इस डायरेक्शन में। ये इसका ग्रेडियंट कहलाता है। मीन्स जैसे जैसे आप आर
को इंक्रीज कर रहे हो, आप इस साइड आर को बढ़ा रहे हो, इस साइड हमने कहा ये है आपका पोटेंशियल V। जैसे आप इस साइड की ओर मूव कर रहे हो, आर को एक्सटेंड कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, वैसे से उसकी पोटेंशियल की वैल्यू घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है ना। इस क्वांटिटी को कहते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन वो क्वांटिटी उसकी ग्रेडियंट कहलाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ होगी चेंज इन पोटेंशियल V अपॉन चेंज इन डिस्टेंस R, लेकिन कैसा? निगेटिव साइन के साथ। और इसी को कहते हैं इंटेंसिटी E। E इज इक्वल टू हमें क्या मिली? माइनस dV अपॉन dr। यहाँ से आप अगर किसी भी क्वांटिटी का पोटेंशियल पता है, अगर आपको पोटेंशियल पता है तो उससे आप फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के साथ। ठीक है। अच्छा, अगली बात, अब देखो इसे थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं यहाँ से dV की वैल्यू निकालता हूँ। तो dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू dr। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E इंटू dr। अब देखो ये भी एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अगर हमारे पास फील्ड पता हो तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये आपके कम्पिटिटिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट टू। तो कोई भी पोटेंशियल हमारे पास होगा, हम उससे इसकी फील्ड निकाल लेंगे, और अगर फील्ड पता होगा तो हम उससे इसकी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो इस निगेटिव साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं। आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिएगा। ये इसके सिर्फ नेचर को शो कर रहा है। आपको पता है कि ई की वैल्यू, जो फील्ड की वैल्यू आई थी वो आई थी G ME अपॉन R²। मतलब हमें ई पता है, हमें V फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू, निगेटिव साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, E डॉट dr, और E की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, इंटीग्रल ऑफ G ME अपॉन R² इंटू dr। देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका कॉमन है, बाहर ले लीजिए। तो V इज इक्वल टू माइनस GME अपॉन R इंटू, बस ये आपका फॉर्मूला है। देखिए सीधा सीधा हमने निकाल लिया। ठीक है। अब इस V को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इस V को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको E मिल जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी पोटेंशियल से फील्ड फाइंड कर सकते हैं, किसी भी फील्ड से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब इस पे आप लोग क्वेश्चंस और भी लगाइएगा। आपके न्यूमेरिकल और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं लास्ट में एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, जितने भी आ चुके हैं। ठीक है। अब अगली बात आती है एस्केप वेलोसिटी। जो अगला आपका पार्ट है वो है एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? देखिए पहले तो समझते हैं, फिर हम आते हैं डेफिनेशन पे। हमने माना कि हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ पे हम एक बॉल को यहाँ से थ्रो करते हैं ऊपर की ओर, तो वो इस तरीके से वापस आ जाती है। हम थोड़ी सी और वेलोसिटी देते हैं, ये और वापस आ जाती है। हम और ज्यादा वेलोसिटी देते हैं, इस तरह करते करते एक ऐसी वेलोसिटी से मिलती है कि ये इस अर्थ के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, इस तरीके से।
अब अगर मैं इस वेलोसिटी से भी थोड़ी सी ज्यादा और वेलोसिटी लगा दूं तो क्या होगा? उस केस में ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी आपने दी, इसी वेलोसिटी को कहते हैं स्केलर वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी को पाकर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, escape हो जाए, that means escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of earth। मीन्स वो वापस नहीं, ठीक है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने इनफाइनाइट से पार्टिकल को अंदर बुलाया था, उसके लिए एक छोटा सा वर्क किया था ना? सेम वही चीज हम यहाँ भी करेंगे। हम अब क्या करेंगे? अब लाएंगे नहीं, अब हमें इनफाइनाइट पे भेजना है, ठीक है? तो सेम काम हम करने वाले हैं फिर से। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर मैं एक फ्रेश फिगर के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हम्म। अब मैंने मिटा दिया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने माना कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है? और इस अर्थ से एक्स हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है। हमने कहा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसे हमने कहा ये पॉइंट पी पे रखा हुआ है, और यहाँ पे पहुंचाने में इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली dx, और यहाँ से यहाँ पे इसको थ्रो करने में जो वर्क डन लगा वो है dw, ठीक है? और हमें कहाँ भेजना है? हमें इनफाइनाइट की ओर इसको भेजना है। हमने माना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x। और आप जानते हो अगर ये अर्थ है तो इसका रेडियस r ई और इसका मास m ई, ठीक है ना? तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से, भाई ये वर्क डन हमें मिल जाएगा अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि फील्ड में कितना वर्क करना पड़ता है छोटे से डिस्टेंस के लिए। अब इसी को अगर हम आर ई से लेकर 100 इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट पे भेजने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। अब जब ये वर्क पता चल जाएगा, ये वर्क, अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास ये बॉल है, इस बॉल को हमें इस वेलोसिटी से फेंकेंगे तभी ये वहां तक पहुंचेगा। तो हमने क्या किया? उस पर फोर्स लगाया, वर्क किया बॉल पे, और उसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। पूरी तरीके से वो उसके पास एज अ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो यहाँ पे भी ये जो वर्क करना पड़ेगा, कहाँ से? इस अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट पे भेजने में, हमने कहा ये डब्लू, ये वर्क डन इस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसी वजह से ये मूव कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका वर्क डन निकालते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है F इज इक्वल टू कितना? जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना फोर्स काम कर रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू कितना डिस्प्लेस किया यहाँ पे? डी एक्स। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है? इसे क्या करते हैं हम? इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। कहाँ से कहाँ तक? हमें इसके अर्थ के सरफेस से इंफाइनाइट मीन्स आर ई टू इनफाइनाइट, ठीक है? तो वैल्यूज को पुट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ आर ई, और ये हो गया इनफाइनाइट जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, जो भी कांस्टेंट है इसे बाहर ले लिया, तो हमें जी एम ई एम बाहर मिल गया। 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर से मैं यहाँ पे आपको
इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था। 1/x² dx को अगर आप इंटीग्रल करो तो इसे हम x⁻² dx लिख सकते हैं। इसका मतलब x⁻²+1/-2+1, मतलब ये बन गया x⁻⁻1 और ये -1, तो -1 का मतलब माइनस, और x⁻⁻1 का मतलब 1/x। तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिल जाएगी, -1/x। कहाँ से कहाँ तक, RE टू अब अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, जी एम ई एम, पहले इनफाइनाइट मतलब माइनस इनफाइनाइट प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस 1/r। तो जो वर्कडन की वैल्यू मिली हमें, वो वर्कडन की वैल्यू क्या मिल गई, जी एम ई एम अपॉन आर ई, इतना। अब ये वर्कडन ही उस पार्टिकल को वहां से इनफाइनाइट तक मूव करने में हेल्प करेगा। तो आप कह सकते हो कि अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ से जब प्रोजेक्ट किया गया, उसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है, इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि इस वर्कडन की वैल्यू, ये वर्कडन इसमें एज अ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना वर्क करेंगे वो उतनी तेजी से, उतनी स्पीड से आगे जाएगा। जैसे हमने शुरुआत में सरफेस पे छोटा सा वर्क किया तो बॉल यहीं आ गई, और किया और ऊपर गई, तो जितना कर रहे हैं उतनी ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से मिला 1/2 m ve² = g me/m/r e। देखो इसमें कुछ कट रहा है, ये इससे कट गया, और यहाँ से मिल गया ve²2 g me/r e। हम दोनों साइड का रूट ले लेते हैं, तो ve=√g me/2gme। 2gme/r। ये मिल गई हमें एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला कहा था याद रखने के लिए हमेशा के लिए, जी एम ई इज इक्वल टू क्या होता है, GRE², यूज कर लो। तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, VE=√2GRE² अपॉन RE। अब देखो यहाँ से ये RE इसके साथ कट गया, आपको मिल गया VE=√2GRE। यही आपके अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अब हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालते हैं। तो आपको पता है हेयर G=, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड RE=, कितना, 6400 किलोमीटर, या इसी को आप 6.4 इंटू 10⁻, यहाँ से आएगा 3 और 2 और 3 और 3 और 6 मीटर, ठीक है। दोनों वैल्यूज को पुट करो, तो VE=√6.4 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 9.8, मल्टीप्लाई बाई 9.8। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी यहाँ से, देखो 10⁻³ बाहर आएगा, और इसको जब हम करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻³ को आप अगर इसमें शामिल करो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
ये मिल गई हमें अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। अब अलग 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 प्लैनेट के लिए जो आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मून, मून के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऐसे ही मरकरी, मरकरी के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 4.28 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपको अर्थ पता ही है। जुपिटर, जुपिटर की जो वैल्यू होती है 60 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। और सन, नेक्स्ट है आपका सन, मतलब 618 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद स्टार भी है आपका, जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम अलग अलग, जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज करेगा उसकी जो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है ना। अब इन सब में से एक ऐसा प्लेनेट जिसका हमें मास नहीं पता है लेकिन डेंसिटी पता है, तो हम, और डेंसिटी पता है, उसका रेडियस पता है, तो हम उसका भी इसके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपको पता है मास क्या होता है। मास होता है 4/3 पाई, आप अर्थ के लिए ले लो, या चलो ठीक है ऐसे ही लेते हैं, R³ इंटू रो। ये हो गया उसका वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी। और आपने अभी इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, √2 Gm को रहने देते हैं अपॉन R, यही था। ये देखिए, ठीक है, मैंने ई हटा दिया है इन जनरल वे में, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ में मल्टीप्लाई करना है मास से, मीन्स 4/3 पाई R³ इंटू रो। तो ये इसके साथ कैंसिल होके 2 कर देगा। तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, V इज इक्वल टू √8/3 पाई G रो इंटू R² इन टर्म ऑफ डेंसिटी। आप ये कह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात थी आपके इसके वेलोसिटी। ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग अभी लास्ट में जितने भी कम्पिटिटिव के आए हैं एक साथ करेंगे। ठीक। ओके। अब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे नहीं भेजना, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी, उस पे वर्क किया, और वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट करे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? जो प्लेनेट के अराउंड मूव करते हैं उन्हें कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। तो सैटेलाइट में आपको पता है कि दो तरीके की सैटेलाइट होती है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स जिसे नेचर ने बनाया हो। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट आपकी मून है। ठीक है। ऐसे ही जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो कौन से सैटेलाइट होते हैं? जिसे इंसानों ने, ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल। जैसे आर्यभट्ट, इंसेक्ट जितने हैं, बाकी आप देखते हो आजकल तो बहुत, लगभग हर महीने कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है कहीं ना कहीं से। ठीक है। तो ये सारे जो ह्यूमन मेड है, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, इन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल। इन दोनों के अलावा एक और सैटेलाइट होती है,
जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। और स्टेशनरी का मतलब हुआ रुका हुआ। एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ समझना ध्यान से, ये हमारी अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है, जिस एक्सिस के क्रॉस ये रिवॉल्व कर रही है। ठीक है ना? और एक दूसरा सैटेलाइट मैंने यहां मान लिया, ये। ठीक है? अर्थ से कुछ इतने डिस्टेंस पे ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है? इसके अराउंड ये मूव कर, तो इसकी अगर इस ऐसे सैटेलाइट अगर इस एक्सिस के अराउंड, या आप ऐसा समझो कि ये जो प्लैनेट है इसके अराउंड रिवॉल्व करे, और किस तरीके से रिवॉल्व करे कि अगर इसका अपने एक्सिस के अक्रॉस जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो ओमेगा है, और ये भी इस प्लैनेट के अराउंड उसी वेलोसिटी से रिवॉल्व करे ओमेगा, देन क्या होगा? अभी इस पॉइंट पे ये यहाँ पर है, ठीक है? और अगर हम रिवॉल्व करते 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 यहाँ पहुंच गए, तो भी जो प्लैनेट होगा हमारा वो हमें कहाँ कैसा दिखेगा? हमें इसी पोजीशन पे दिखेगा प्लैनेट, यहीं पे। ठीक है ना? मतलब क्या है? मतलब ये है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट कैसी दिखेगी हमें? स्टेशनरी। जबकि ये रिवॉल्व तो कर रही है। ठीक है ना? तो एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है अपने एक्सिस के अराउंड? 24 आवर। 24 आवर। एक दूसरी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर हो, दैट सैटेलाइट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम इस सैटेलाइट को क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है? तो ये कुछ डेफिनेशन है। अब अगर कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, हमने कहा कि सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है? हमने कहा ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के अराउंड सैटेलाइट इस तरीके से रिवॉल्व किया करती है, घूमा करती है। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है, इस पॉइंट पे आने के लिए हमें, इस पॉइंट पे किसी भी सैटेलाइट को लाने के लिए हमें अर्थ से एक स्पीड देनी होगी। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था लास्ट वाले टॉपिक पे कि किसी भी पार्टिकल को हम यहाँ से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है? वो इस तरीके से गिर जाता है। ठीक है? इनिशियली अगर हम इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएं तो धीरे धीरे वो इस तरह से इंक्रीज करते जाएगा, और एक टाइम पे वो क्या करेगा? वो उसकी ऑर्बिट तक आ जाएगा, तो उसके अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर एस्केप वेलोसिटी के इक्वल या उससे ज्यादा हुई तो ये तो वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा नहीं। ठीक है ना? तो उससे कम होगी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इस वेलोसिटी को फाइंड करना। इस वेलोसिटी को कहते हैं हम वीओ। वीओ मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है? तो अब हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे और उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो हम अगर वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे? कि किसी भी सैटेलाइट
को हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या हुई? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये हमारी है अर्थ। ठीक है, और इसका जो ऑर्बिट है वो हमने ये मान लिया। इसमें एक सैटेलाइट ये ले लिया मैंने, ये रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? हमने कहा इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऑर्बिटल वेलोसिटी vo है, और ये अर्थ से h हाइट पे मूव कर रही है, जबकि इसका रेडियस, अर्थ का रेडियस आपको पता है, ये हमारा क्या है? ये है अर्थ, और इसका रेडियस है r e। हमने कहा ये h हाइट पे इस ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर ये h हाइट पे मूव कर रही होगी किसी भी ऑर्बिट में, अर्थ की ऑर्बिट में, तो मूव करने के लिए, इस ऑर्बिट में रहने के लिए, इस पे लगने वाले, एक तो आपका ये फोर्स रहा, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा आपका? ग्रेविटेशन फोर्स। और इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों आपस में कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा। तो सबसे पहले हम इस सैटेलाइट पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस, ये जो हमारा सैटेलाइट है, इस पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? उससे हम लिख सकते हैं एंड इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। और इस ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए इन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो दिस गिव्स जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। देखिए यहाँ से ये आर ई प्लस एच इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, और ये जो m है इसके साथ कैंसिल आउट। यहाँ से जो v नॉट की वैल्यू मिलेगी, v नॉट स्क्वायर, वो क्या मिल जाएगी? इधर तो सब कुछ कैंसिल हो गया, मिल जाएगी हमें जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, इसका मतलब vo मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये मिल गया हमें एच हाइट पे जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा वो कितनी वेलोसिटी से कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि सिंस जी एम ई इज इक्वल टू, जी एम ई की वैल्यू क्या होती है? जी एम ई की वैल्यू होती है जी आर ई स्क्वायर। तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, आर ई स्क्वायर है तो बाहर लिख लिया इसे, आर ई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर ई प्लस एच। ये मिल गया हमें इन टर्म ऑफ जी, और ये मिल गया इन टर्म ऑफ मास। ये दोनों फॉर्मूले आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी के हैं। ठीक है, अगर इन केस हमने माना ये जो h की वैल्यू है ना, ये बहुत कम है कंपेयर टू आर ई मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ।
आप ऐसा समझ लो कि ये 60 किलोमीटर पे रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो नियरली इक्वल टू, ये इसके सामने कुछ भी नहीं, इसके ऑर्डर का नहीं है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक कंडीशन मानी, इफ द सैटेलाइट if the satellite revolve around revolve around the earth, near the earth orbit, around near the near the uh, hmm, आप इसे ऐसे नहीं, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे बोलो, when the satellite revolve close to earth surface, close to earth surface, देन आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो आर ई प्लस एच इज नियरली इक्वल टू आर ई। तो आपको क्या फॉर्मूला मिल गया यहाँ से? वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई। हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये आर ई के इक्वल है, तो आर ई और ये स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू जी आर ई। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल गई? नियर द अर्थ सरफेस अंडर रूट जी। अगर आपको याद हो तो escape velocity की वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट टू जी आ रही। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट टू जी आ रही। और ये वैल्यू जो है ये क्या होती है आपकी? वी ऑर्बिटल। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि वी escape इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी ऑर्बिटल। ठीक है। अगर ये बात पता चल गई तो हमें वीई की वैल्यू पता है, देयरफॉर वी ओ इज इक्वल टू वीई अपॉन अंडर रूट टू। और वीई की वैल्यू आई थी 11.2, और आपको पता है कि रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो जो वैल्यू आएगी, एक्चुअली मेरी मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग है, कैलकुलेशन मैं देख कर बता सकता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.91 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे। तो सैटेलाइट के लिए जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी अर्थ के लिए क्या हो जाएगी? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और escape वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये मिल गया हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी और लीनियर escape वेलोसिटी की वैल्यू। अच्छा, अब जरा ध्यान दो एक और बात। अगर ये वी नॉट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। तो अब हम इसकी इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो अभी हमने बात की, जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? सरकमफेरेंस अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी।
तो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी, तो आप कह सकते हो, देखो जरा ऊपर, रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, रेडियस की वैल्यू आ रही है आर ई प्लस एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन वी नॉट। तो हमें मिल जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच, क्योंकि कितने ही हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहा है, अपॉन वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच, वी नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगी अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब जरा देखो, 2 पाई को बाहर कर दो और इसे रूट के अंदर करते हैं। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, 2 पाई आर ई प्लस एच इंटू अंडर रूट आर ई प्लस एच अपॉन जी एम ई। हम अलग अलग फॉर्मेट निकाल रहे हैं, तो अगर ये अंदर गया तो होल पावर कितना हो जाएगा इसका, क्यूब। तो आप कह सकते हो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का पावर का होल पावर 3 अपॉन जी एम ई। सबसे पहला फॉर्मेट टाइम पीरियड का आपको ये मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो मास की वैल्यू आपको पता है क्या, मास इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4/3 पाई, मास ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, पाई आर ई क्यूब इंटू रो। जरा यहाँ पे पुट करो और देखो वैल्यू क्या बन रही है, इन टर्म ऑफ डेंसिटी आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 पाई को अंदर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन इंटू 3, 4 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। तो देखो यहाँ से ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला मिल गया आपको, क्या मिला, 3 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन नीचे सिर्फ रो इंटू आर ई क्यूब। ठीक है, अच्छा, एक और फॉर्मूला, हम यहाँ पे एक चीज छोड़ रहे हैं, हम क्या, मास की वैल्यू लिखा है जी, हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जी लगा दिया, यहाँ पे जी लगा दिया और यहाँ पे जी लगा दिया। ठीक है, अब देखो हाँ बिल्कुल सही है, तो इसे इक्वेशन कहता हूँ 1, इसे इक्वेशन कहता हूँ 2। अब देखो इक्वेशन 1 से एक और फॉर्मूला कैसे, आपको पता है जी एम इज इक्वल टू क्या होता है, जी आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो सिंस जी एम ई, ये वाला जी नहीं यूज होगा, कैपिटल जी एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन, यहाँ पे आ रहा है जी एम ई, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर। ठीक है, आपने मास के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में और एसेलरेशन के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में आपने वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर से अगेन, व्हेन सैटेलाइट सैटेलाइट रिवॉल्व reverse close to earth surface, then
RE plus H is nearly equal to H. Therefore, from equation सबसे पहले किस में चेंज करें, 1 में करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या मिल जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई, देखते हैं फिर से, 2 पाई RE क्यूब अपॉन GME, अंडर रूट RE क्यूब अपॉन GME, ठीक है। अब दूसरे से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन 2 में अगर हम h को गायब करें तो आर ई क्यूब पूरी तरीके से कैंसिल, और अंडर रूट 3 पाई अपॉन जी इंटू रो क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपॉन जी इंटू रो, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 हम टी को कह सकते हैं, अब देखो 3 में क्या है, 3 में अगर आपने यहाँ पे h की वैल्यू को 0 कर दिया, या फिर आप आर ई प्लस एच की जगह आर ई यूज किया, तो आर ई क्यूब अपॉन आर ई स्क्वायर मीन आर ई अपॉन जी, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। तो अलग अलग तरीके से, अब यहाँ से भी आप कह सकते हो जीएमई की जगह पे जी आर ई स्क्वायर पुट कर दो, तो भी करके आपको यही मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड के फॉर्मूले डिराइव कर लिए, ठीक है। अब अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फाइंड करें टाइम पीरियड की, तो क्या होगी, तो देखो 3 फॉर्मूले हैं हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए। पहला तो ये, यहाँ पे हम रेडियस ऑफ अर्थ और ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी जी और रो की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये लास्ट है, अगर इसमें हम आर ई और जी की वैल्यू पुट कर दें तो भी हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैं ये सेकंड वाले से निकाल के बताता हूँ, ठीक है। हमें दोनों वैल्यू पता है, वी नो दैट वी नो दैट अब देखो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और जो रो की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट हमें पता है, रो की वैल्यू कुछ 5, कुछ ये होती है अप्रोक्सीमेट में 5500 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। चाहे आप इससे निकालो, चाहे आप इससे निकालो, ठीक है। हम दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो जब वैल्यू हम इसको पुट करेंगे इसमें, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3.14 अपॉन जी की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू 5500, ये रही पूरी वैल्यू। इसे सॉल्व करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, वो लगभग लगभग आती है, इसको नियरली इक्वल टू कर दे रहा हूँ, 5078 सेकेंड, और इसी को हम कह सकते हैं 86.4 मिनट, मीन्स हमारे सेटेलाइट, वेट 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 84.6 मिनट, मतलब हमारी सेटेलाइट को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 84.6 मिनट, ठीक है ना।
ये हमारी टाइम पीरियड हो गई नियर द अर्थ सरफेस 84.6 मिनट। इसे आप लोग याद रखेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, अगर हमें हाइट फाइंड करनी हो सैटेलाइट की कि कितनी हाइट पे है वो, हाइट ऑफ सैटेलाइट above the earth surface, अर्थ surface। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो निकालते हैं। अब आपके पास हाइट के लिए फॉर्मूला गिवन है, सबसे पहला हम लोगों ने निकाला था ये रहा फॉर्मूला, इक्वेशन 1, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, हम इसी को लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। अब चूंकि आपको एच चाहिए तो बाकी सब एक साइड कर लो, आर ई प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, जी एम ई इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, हम अगर दोनों साइड का क्यूब रूट ले लें तो हमें आर ई प्लस एच की वैल्यू मिल जाएगी, आर ई प्लस एच इज इक्वल टू जी एम ई इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू पावर 1/3। तो यहाँ से h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, h की वैल्यू मिल गई जी एम ई टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस आर ई। ये मिल गई हमें हाइट की वैल्यू कि किस हाइट पे हमारा हमारी सैटेलाइट है। फॉर एग्जांपल, अगर देखो यहाँ पे जी की वैल्यू पता है हमें, मास वैल्यू पता है, सब कुछ पता है टी को छोड़ के, तो जीरो से स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड आपको पता होता है कितना, 24 आवर। अगर हम इस जगह पे उसके टाइम पीरियड की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें किस हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ओके, अब हमें हाइट मिल गई, हमें टाइम पीरियड मिल गया, हमें वेलोसिटी मिल गई। अब हम उसका एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। चलिए देखते हैं कैसे। आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। अब मास तो एम है, ठीक है, समझ में आता है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस हाइट पे मूव कर रहा है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। एक्चुअली आर ई प्लस एच हाइट पे मूव कर रहा है, तो मैं मान रहा हूँ कि स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच है, तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सेटेलाइट में डबल टी लगा रखा है, तो ठीक कर दूं, सेटेलाइट। ठीक है, सेटेलाइट। अब देखो, अब वी नॉट की वैल्यू हमें पता है, हम निकाल चुके हैं, हम उसे पुट करेंगे। आर ई प्लस एच आप रखना चाहो ठीक है, सीधे सीधे हम रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। तो इस लेंथ के लिए ये जो आर है, आपको पता है वी नॉट को हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर।
जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर ई प्लस एच। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर इंटू, अब एम और आर को अंदर भेजते हैं तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर इंटू एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो, तो एल इज इक्वल टू आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, जी एम ई एम स्क्वायर इंटू आर। ये मिल गई आपको सेटेलाइट की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें किसी भी सेटेलाइट की कंप्लीट नॉलेज मिल गई। अब बच्चे देखो, सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर वो चीज आप पता कर लेते हो तो इसके न्यूमेरिकल में ज्यादा दम नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी टफ। क्योंकि देख ही रहे हो कितने बड़े बड़े वैल्यूज है, उसको मल्टीप्लाई करना, तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कैलकुलेशन को छोड़ के बाकी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब एक चीज और रह जाती है कि जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट थी उसकी हाइट फाइंड करते हैं कि कितनी हाइट पे वो रिवॉल्व करता है, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू जी एम ई इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू होल पावर 1/3 माइनस आर ई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे सब कुछ पता है आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जी की वैल्यू मिल गई। अब मास, मास की वैल्यू भी आपको पता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी, अगर हम जीएमई की जगह पे जी आर ई स्क्वायर यूज कर लें तो शायद हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है ना, हाँ यही करते हैं, हम इस फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं पहले। हम इतना लंबा क्यों सॉल्व करें, हमें जो पता है, तो हम कह सकते हैं सिंस जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस आर ई। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा चीजें आसान हो गई हमारे लिए। मैं यहाँ पे डेटा लिख दे रहा हूँ, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर, आपको टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू जियो स्पेस सेटेलाइट का पता है कितना, 24 आवर, और तो कुछ चाहिए नहीं, तो सबको पहले एक यूनिट में करते हैं, तो इसको भी किलोमीटर में करें तो 9.8 इंटू 10⁻⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, ये किलोमीटर में, इसे भी सेकेंड में कर लेते हैं, 86400 सेकेंड, ये होती है वैल्यू। ठीक है, सारी वैल्यूज को इस पे पुट करते हैं, और जो वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ आपकी, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, 42330 माइनस, इसकी वैल्यू आपको पता ही है 6400, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ रही है 35930 किलोमीटर। मतलब जियो स्पेस सैटेलाइट अर्थ से कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से किसी भी सैटेलाइट की हम एक कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, हमें उसकी हाइट पता है, हमें उसका एंगुलर मोमेंटम पता है, सब कुछ एवरीथिंग।
ठीक है, ओके। तो आपके ग्रेविटेशन के सिलेबस में सिर्फ इतनी सी ही बात थी। अब कुछ चीजें और भी हैं, जैसे पोलर सेटेलाइट क्या होती है, आपकी इक्वेटोरियल सेटेलाइट क्या होती है, तो वो सारी चीजें आप खुद से स्टडी कर सकते हो। अब एक और सिंपल सी बात है, वो है इसके एनर्जी के बारे में। सेटेलाइट की एनर्जी हम लोगों ने फाइंड नहीं की है, टोटल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट। तो ये भी फिनिश ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट, ऑफ द सेटेलाइट। अब आपको पता है कि अगर कोई सेटेलाइट है, मैंने कहा ये है अर्थ हमारा, और अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे ये सेटेलाइट यहाँ पे, ये है सेटेलाइट हमारी, जो कि रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इस हाइट की वजह से, ये जो देख रहे हो हाइट, अर्थ से कितनी हाइट पे, इसकी वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये वी नॉट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी होगी सेटेलाइट की, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, जीपीई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है, क्या थी, जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 m वी नॉट स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिल गया माइनस जी एम ई एम अपॉन आर प्लस 1/2 m। वी नॉट की वैल्यू अगर आपको याद हो, तो जी एम ई अपॉन आर का रूट था, तो स्क्वायर है तो ये ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें जी एम ई एम अपॉन आर प्लस जी एम ई एम अपॉन 2r। हमने कहा इसका मास है एम ई और इसका मास है एम। अब देखो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे ये आपका 1 है, ये उसका हाफ है, तो माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन 2r, ये मिल जाएगी हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू। कोई भी सेटेलाइट किस एनर्जी के साथ अर्थ से बाइंड होता है, वो आपके पास ही है। अगर मतलब कितनी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है ये सेटेलाइट इससे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि माइनस जी एम ई एम अपॉन 2r की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसे प्लस जी एम ई एम अपॉन 2r एनर्जी और दे दूं, इसके पास इतनी एनर्जी है प्लस इतनी एनर्जी मैं और दे दूं, तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये जो है, ये सेटेलाइट चली जाएगी कहाँ, स्केप, स्केप हो जाएगी, इनफाइनाइट को चली जाएगी। इस एनर्जी को कहते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से वो अर्थ से बंधा होता है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू प्लस जी एम ई एम अपॉन 2r। इस एनर्जी को देते ही जो सेटेलाइट है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप कर जाएगा, कहाँ, इंफिनिटी को। ठीक है बच्चे, तो ये आपके ग्रेविटेशन की कंप्लीट नॉलेज है। अब आप लोग इसके न्यूमेरिकली के लिए रेडी रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।